हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कुछ पेपर का पैटर्न है वो समझेंगे। क्योंकि देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसमें क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि ठीक है कि बजट क्या है, बजट के ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, या फिर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, या मनी क्या है। इतने डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो मैक्रो एग्जाम का जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इतने घुमा फिरा देंगे कि एक बार आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर्स आपको ऑलरेडी आते ही होंगे। बट क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, इनको जरा समझने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस को इस तरह से लिए ताकि एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपको समझ में आए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह से क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले 1 से जो 10 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये बेसिकली एमसीक्यू के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, फिलिप्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने आंसर लिखे है, पर आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में और फिलिप्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो चलिए पहले 1 से 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो हम यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डैश। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एडिशनल इनकम यानी कि जो भी हमारी इनकम इंक्रीमेंट हुई है कि सारा का सारा हमने क्या कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, यानी कि एमपीसी हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा मल्टीप्लायर का। तो आपको सिंपल पहले पता होना चाहिए। देखिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ पे हमारी एमपीसी क्या हो गई 1, क्योंकि एंटायर इनकम लिखा है ना कि जो भी एडिशनल हमारी इनकम इंक्रीमेंट हुई है हमने सारा का सारा क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो एमपीसी आपकी 1 हो जाएगी। तो आपका के का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी क्या है आपका 1, तो 1 में 0 नॉट डिफाइंड। समझ में आएगी नहीं है। और वैसे भी मैक्सिमम अगर मल्टीप्लायर पूछेगा तो वो भी इसका आंसर नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटिव कितना होगा किसी को नहीं पता। नेक्स्ट है कि जीएनपी डिफ्लेटर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपको जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बताना है। नॉमिनल जीएनपी अपॉन में रियल जीएनपी इनटू में 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है आज के टाइम में सभी की क्लोज्ड इकोनॉमी है, बट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर मतलब क्या, कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, किसी दूसरे देशों से कोई रिलेशन नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं एडी के, सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है डैश इज एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज अ एजेंट एडवाइजर के रूप में कौन काम करता है, हम सबको पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मेंटेन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद पीपल। आपसे ट्रू फॉल्स से पूछा है, क्या आरबीआई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लोगों के साथ, क्या लोगों से डायरेक्ट डील करता है? आंसर गलत, वो डायरेक्ट डील नहीं करता। जो आरबीआई है वो बैंकों से डील करता है, बैंकों के साथ होता है उसका, और गवर्नमेंट के साथ होता है। ऑर्डिनरी पीपल से केवल और केवल कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो डील करते। तो यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई डील करता है, तो ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पढ़ा था विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांजेक्शन सब आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये यूनिलेटरल, क्योंकि चैरिटी जो है बदले में कुछ देना नहीं पड़ता। तो पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की किस साइड पे आता है। तो हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी रिसीट होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमने पढ़ा था टैक्स और नॉन टैक्स 2 तरह के रेवेन्यू बेसिकली रेवेन्यू रिसीट के अंदर आते हैं। तो हमारे टैक्स के अलावा कौन से नॉन टैक्स हमारे रेवेन्यू है, तो फीस है जिसमें लाइसेंस फी होता है, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, और दूसरी पेनल्टी जो सरकार के द्वारा लोगों पे लगाई जाती है। नेक्स्ट है सपोज अ हिपोथेटिकल इकोनॉमी, एक इमेजिनरी हमने सोच फिगर्स लेना है। द इकोनॉमी इनकम राइज फ्रॉम 500 करोड़ टू 600 करोड़। कि इकोनॉमी की जो इनकम है पहले 500 करोड़ थी, बढ़कर कितनी हो गई 600 करोड़, और जिसके कारण जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा बढ़कर 400 से 500 करोड़ हो गया। यानी कि इनकम हमारी पहले 500 करोड़ थी, अब 600 करोड़ हो गई, 100 करोड़ की इनकम बढ़ गई, और कंजम्पशन 400 से 500 करोड़ हो गई, इनकी इनकम भी आपकी 100 करोड़ की बढ़ गई। तो उस कंडीशन पूछ रहा है कि एमपीसी हमारा कितना होगा, तो आंसर है 1। कैसे, समझ लो। अब ध्यान से देखो कि एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी क्या 100, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन 400 से 500 100 करोड़,
डेल्टा वाई इनकम में कितना चेंजेस हुआ है, 500 से 600, यानी कि अपॉन में 100 कट के क्या आ गया 1। क्लियर है, तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है कि क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ, आपको पता होगा कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है, मनी को मल्टीप्लाई करना, क्रेडिट क्रिएट करना। तो वो क्रेडिट क्रिएशन कितना ज़्यादा होगा, कौन कौन सी चीज़ें उस पर अफेक्ट करती है। तो पहला है इनिशियल डिपॉजिट, जिसके पास जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज़्यादा ही मनी क्रिएट वो आगे कर सकते हैं। दूसरा एलआरआर, एलआरआर पता है आपको, इसमें दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, CRR और SLR। CRR एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर रिजर्व टू दी RBI, RBI के पास एक पर्टिकुलर डिपॉजिट उन्हें रखना पड़ता है। दूसरा एक SLR होता है जो अपने पास लिक्विड रखना होता है ताकि अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा कर सके। तो इनिशियल डिपॉजिट और दूसरा LRR ये उनको अफेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट होगा उतना ही मनी क्रिएट होगा, और जितना छोटा LRR होगा उतना ज़्यादा ही वो होगा। फिर है कि फिस्कल डेफिशिएट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग, इसमें बेसिकली आपको फिस्कल डेफिशिएट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखना है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फिस्कल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट एंड प्राइमरी डेफिशिएट का। ठीक है, MPC के जो फॉर्मूले हैं वो आपको फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले वाले क्वेश्चन 1-2 जरूर आएंगे। तो ये 1 से लेकर 10 तक आपके क्या हो गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा मेन पोर्शन है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 11th कह रहा है GDP इज नॉट बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। ये टॉपिक मैंने आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए थे, मैंने आपको लिखवाया था कि ये क्वेश्चन GDP इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, कि GDP को हम अच्छा इंडिकेटर नहीं मानते, क्योंकि GDP अगर इंक्रीज हो गई तो इकोनॉमी वेलफेयर होगा, या GDP डिक्रीज हो गई तो हम कहेंगे इकोनॉमी वेलफेयर घट गया। ऐसा नहीं है। इसमें कौन कौन से रीजन मैंने को बताए थे। सबसे पहला मैंने बताया था एक्सटर्नैलिटीज़ होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि अगर इनकम बढ़ रहा है लेकिन उसका बेनिफिट केवल अगर अमीर लोगों को ही हो रहा है तो वो भी सही चीज़ नहीं है, एक्सटर्नैलिटीज़ हो गई। उसके बाद बहुत सारे जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड होते हैं उनको हम नहीं करते, लेजर टाइम्स होता है। तो ये सारे फैक्टर्स बताना है कि कब कब GDP, जरूरी नहीं है कि हमेशा GDP बढ़ने से इकोनॉमी वेलफेयर ही होगा। ये नेशनल इनकम चैप्टर का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको देख लीजिएगा, आपके संदीप गर्ग में आसानी से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ गवर्नमेंट एजेंट एंड एडवाइजर। ये आपने देखा था कि जो सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जो हमारा कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RBI के साथ रिलेशन होता है। तो कैसे एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर उनके लिए काम करते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ उस पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक इकोनॉमी का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है, MPC 0.2 है, आपको के यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई और आपको चेंज इन इनकम कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मल्टीप्लाइड के अंदर न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से समझिएगा अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि US डॉलर हैज़ रिकॉर्डेड जंप ऑफ 0.7 पैसा पर डॉलर इन द लास्ट मंथ, कि US डॉलर जो है वो 0.75 पर डॉलर के हिसाब से वो बढ़ गया। ठीक है, यानी कि डॉलर में इंक्रीमेंट हुई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। दिस सिचुएशन माइट ब्रिंग स्माइल्स एंड सॉरो टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। ये जो इम्पैक्ट आया है कि डॉलर के उछाल आने से, डॉलर में इंक्रीमेंट आने से जो डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, किनके कौन खुश होंगे, कौन दुख होगा, किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, फायदा होगा तो क्यों होगा, नुकसान होगा तो क्यों होगा, ये यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे फॉरेन जो करेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है रुपीज़ के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे आपको समझना है और उसके बाद उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर हमारी डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो बाहर से जो सामान हम मंगाते हैं, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो महंगा हो जाएगा तो किनको नुकसान होगा, जो इम्पोर्टर्स हो उनको नुकसान होगा। पहले कम पैसे देने पड़ते थे सामान लेने, अब उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट बजट ऑफ कंट्री कैन नॉट हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कह रहा है उसमें कि एक देश में बिना फिस्कल डेफिशिएट हुए, यानी कि आपको जब तक फिस्कल डेफिशिएट नहीं होगा तब तक आपका रेवेन्यू डेफिशिएट नहीं हो सकता। इस चीज़ को जस्टिफाई
करना है, ऐसा नहीं है। इसके जो 2 आपको रीजंस बताने हैं। जो आंसर नहीं मिलेंगे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आप आई होप कि आपको सारे आंसर आपकी बुक में मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। आपको मैंने बताया था नेशनल इनकम में जो 2 सेक्टर मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही 2 सेक्टर इकोनॉमी बताना है कि बेस्ड ऑन द एक्सियम ऑन द वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। कि एक पर्सन का जो खर्चा होता है वो दूसरे पर्सन की इनकम होती है, इस चीज़ को लेकर आपको समझाना है। तो हमने देखा था 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म होते हैं, जितना हाउस होल्ड स्पेंड करता है उतना ही फर्म को मिलता है, यानी कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम। ठीक है, इस मॉडल पे बेस पे आपको सर्कुलर फ्लो बना के वो जो डायग्राम मैंने बताया था 2 सेक्टर मॉडल वाला, वो आपको यूज करके यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड में क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं लेती हूँ, बच्चों को अभी तक नहीं पता चलता कई बच्चों को कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड में क्या डिफरेंस है। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। जब हम वैल्यू एडिड निकालती है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब करते हैं तब हमारा वैल्यू एडिड आता है। आउटपुट मतलब जितना सामान आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वो आपका वैल्यू आउटपुट। उसमें से इंटरमीडिएट हम कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट जो हमारी गुड्स की वैल्यू होती है वो हम माइनस करते हैं, तो हमारा वैल्यू एडिड आता है। समझ में कि कितनी इंक्रीमेंट हुई है किसी वैल्यू के अंदर, वो चीज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो आपका वैल्यू एडिड आएगा। वैल्यू आउटपुट कितना बेचा, कितना आपकी इंक्रीमेंट हुई है, तो उन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, साथ में फॉर्मूला भी यूज करना है आपको। नेक्स्ट इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिख रहा है कि यहाँ पे कह रहा है जो के टी दिख रहा है आपको, ये जो के टी की बात हो रही है रिप्रेजेंट है, इसमें बताना है कि क्या दिखा रहा है ये। तो आपको पता है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर है एडी, यानी कि ये जो गैप है वो कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप। समझिए, इसको आइडेंटिफाई करना है कि इन्फ्लेशनरी गैप है, इसकी कॉजेस बताना है कि क्यों है, और उसके बाद आपको फिस्कल और मॉनेटरी मेजरमेंट, मैंने आपको बताया था कि 2 कम से कम फिस्कल और 2 कम से कम मॉनेटरी आपको मेजरमेंट बताना। तो फिस्कल हमें पता ही है गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे सरकार ने टैक्स क्या करे, इन्फ्लेशन चल रहा है, सरकार क्या करेगी, टैक्स अपने बढ़ा देगी, अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी। और मॉनेटरी के अंदर जो आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, इन सबको यूज करके बताना। तो इस तरह से इन्फ्लेशन की जगह पे कई बार डिफ्लेशन भी दे सकते हैं, तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप क्या होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं बड़े घुमा फिरा के आते हैं, इसीलिए आपको लर्न करने के बाद इस पेपर को जरूर सॉल्व करना है, और ऐसे पेपर कम से कम 5-6 पेपर सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, समझना, और प्लस वो कैसे आंसर देना है वो भी आप लोगों को आ जाएगा। तो आई होप कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और भी अगर किसी तरह के इस तरह सैम्पल पेपर चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, वो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।